बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इंपॉर्टेंट दिन है और बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि अलीमा खान साहिबा की या इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से आज मुलाकात है। काफ़ी अरसा हो गया इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। ख़ास लोगों से मुलाकातें करवाई जाती हैं और अदालती अहकाम के बावजूद इमरान खान साहब की जो पार्टी लीडरशिप है उन्हें काफ़ी लंबे अरसे से इमरान खान साहब से नहीं मिलवाया जा रहा। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं जाने की, मिलने की, लेकिन नहीं मिलने दिया जाता। आदम सवाती साहब को मिलवाया गया है, अली अमीन गंडापुर साहब को मिलवाया गया है और बैरिस्टर सैफ को मिलवाया गया है। इमरान खान की बहनें आज मिलने के लिए जाएंगी और उन्होंने ये कह रखा है कि अगर हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो फिर हम जेल के बाहर धरना देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा दबाव है कारकुनों की जानिब से, अवाम की जानिब से, कि जनाब आप सारे इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर तो आ गए हैं, अब ज़रा इमरान खान के साथ खड़े होकर भी दिखाएं। और सबके सबको पहुंचना चाहिए अडियाला जेल के बाहर। MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, सूबाई असम्बली के अरकान, कौमी असम्बली के अरकान, सारे के सारे वहाँ पे पहुँचें। और जो बड़े ओहदेदारान हैं जिनको इमरान खान साहब ने ओहदों पे बैठाया वो लोग तो ज़रूर पहुँचें और जाकर इमरान खान साहब की बहनों का साथ दें। जब वो धरना दें तो उनके साथ धरना देकर बैठ जाएं। अब ये ना होना कि वहाँ पे खाली इमरान खान की बहनें गिरफ्तार हो जाएं अगर मुलाकात ना करवाई गई तो। देखें, आज दोपहर को ये मुलाकात है। जब दबाव बढ़ेगा तो गवर्नमेंट मुलाकात करवा भी सकती है, लेकिन मुलाकात करवाई अगर गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने तो इमरान खान साहब अपनी बहनों से बातचीत करेंगे और जब वो अपनी बहनों से बातचीत करेंगे तो उनकी बहनें भी उनसे बातचीत करेंगी और बताएंगी कि ड्रोन हमला कैसे हुआ, वो बताएंगी कि जाफ़र एक्सप्रेस के सामने के बाद क्या हुआ, वो बताएंगी कि बारंग बलूच और दीगर लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो तमाम तफसीलात जो इमरान खान साहब के पास अभी तक नहीं पहुंचाई गई वो सब तफसीलात पहुंचाएंगी और किस तरह से ये हुकूमत झूठ बोल रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने क्या किया, जो डॉक्टर्स आए उनकी मुलाकात हुई DG ISI से, तो उसमें DG ISI ने उन डॉक्टर्स को क्या कहा उसका जवाब भी अभी तक नहीं आया हुआ। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब की बहनें उन्हें बताएंगी। फिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी आएगा और जब उनका मौक़िफ़ आएगा तो वो ये भी बताएंगे कि आदम सवाती से उनकी क्या बात हुई और अली अमीन को उन्होंने क्या कहा और पार्टी के लिए उनके अहकाम क्या है और वो जो ईद के बाद सड़कें गर्म होने का एक इमरान खान साहब ने ऐलान किया था वो मामला किस तरफ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर मुलाकात हो गई, और अगर ना करवाई गई तो फिर कम से कम भी 100-150 बंदा तो अंदर होना चाहिए। और मैं MPAs, MNAs और सेनेटर्स की बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की जिन्हें नहीं मिलने दिया जाता। कुछ और लोगों की लिस्टें भी है और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी जाएंगे और इमरान खान साहब से मिलेंगे। अब देखते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का एक बड़ा इम्तिहान है। कारकुनों के इम्तिहानात तो आते रहते हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुन और इमरान खान के साथी वो तो हर इम्तिहान में पूरा उतरते हैं, हर दफ़ा वो सुरखरू होते हैं। लेकिन अब लीडरशिप का इम्तिहान है, पहली मरतबा देखते हैं कि लीडरशिप इस इम्तिहान में पास होती है या पास नहीं हो सकती। एक और नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी जयद एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी या जो हुकूमती तर्जुमान सहाफ़ी हैं वो सब अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें मना किया कि आपने डील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिढ़ जाती है और मामला वापस ज़ीरो पे चला जाता है। तो डील का लफ्ज़ तो नहीं बोल रहे, लेकिन मुज़ाकरात या एंगेजमेंट के लफ्ज़ बोलना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये तमाम लोग एक बात कह रहे हैं और ये सब लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर मामला आगे बढ़ाना है तो सिर्फ एक ही काम करना होगा और वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो तनकीद हो रही है इदारों पे, फ़ौज के ऊपर तो नहीं होती, वो नॉर्मली जो तनकीद होती है वो फ़ौजी क़यादत की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर तनकीद होती है, ये तनकीद रुकनी चाहिए। इसके ऊपर सारे जोर दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको रोका जाए। इसमें राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट आप देखें, जो भी आदमी इमरान खान के ख़िलाफ़ है ना वो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ है। राना सनाउल्लाह साहब को आप देखें ना, इनको क्या पड़ी है कि इमरान खान साहब के हमायती बन रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया इमरान खान को ले डूबा, गालम गलोच ब्रिगेड से खुद PTI भी महफूज नहीं है। अब राना सनाउल्लाह साहब भी वही बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से शेर अफजल मरवत किया करते थे, अली अमीन गंडापुर करते हैं, कुछ और लोग हैं जो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ हैं और वो सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं। कुछ लोग खुलकर नहीं करते, मीटिंग्स के अंदर करते हैं। तो सोशल मीडिया वहीं खड़ा है जहाँ से इमरान खान छोड़ गया था। अब ज़रा एक चीज़ मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं, लेकिन क्लियर करने से पहले ज़रा दो सहाफ़ियों के स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं।
اور یہ جو 2 صحافی ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں اور ان دونوں کے اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے ایک خبر بھی دی ہے. سینئر صحافی ہیں دونوں اور ان کے جو دعوے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سہیل وڑائچ صاحب پہلے ریاست نے کہا کہ جب تک فوج کو اور ان کے خاندانوں کو گالیاں دی جائیں گی اس وقت تک کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں. یعنی اب ریاست تو ویسے فوج کو ریاست کہنا زیادتی ہے. سہیل وڑائچ صاحب کو بار بار میں نے بتایا, جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے میں ان کو بتاتا ہوں یہ کہ یہ جو فوج ہے یہ ریاست نہیں ہوتی. ریاست کی ایک بڑی وسیع ڈیفینیشن آئین پاکستان کے اندر لکھی ہے, اس کو وہاں سے پڑھنا چاہیے. ریاست جو ہے وہ فوج نہیں ہوتی. فوج ایک ادارہ ہے, ریاست کا ایک حصہ, اس کا ایک چھوٹا سا ایک نارمل ادارہ, اس ادارے کا ایک آفیسر آرمی چیف ہوتا ہے. وہ آپ جب تک چیزوں کو نارملائز نہیں کریں گے ملک نارمل نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں جی اس وقت تک کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں, اعتماد سازی کے لیے آپ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. یہ جناب سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ہے. انصار عباسی صاحب کا سٹیٹمنٹ, وہ کہتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کی اعلیٰ قیادت کے حالات صرف اسی صورت میں بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا نہیں, جو مین سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی پاکستانی ڈاکٹروں اور تاجروں کے گروپ کی اسلام آباد میں ایک سینئر عہدیدار اور عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات, تاحال مذاکرات کی کوشش میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. انصار عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ وہ لکھتے ہیں کہ پارٹی سوشل میڈیا بڑی رکاوٹ قرار. تو جتنے بھی آپ لوگ اٹھاتے ہیں جو پروگرام کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ یا سوشل میڈیا پہ, جن کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے یا جن کا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو ڈاؤن کروایا جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر بات نہیں بن رہی تو سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں بن رہی. اب سوشل میڈیا پہ نا 2 طرح کی تنقید ہوتی ہے, اب ان دونوں طرح کی تنقید کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیاست میں اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, فوج اپنے کام سے کام رکھے اور سیاست میں مداخلت نہ کرے, جائز تنقید ہے بالکل. فوج کاروبار نہ کرے, اپنا دفاع کا کام کرے, بالکل جائز تنقید ہے. پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنے کام میں جو فوج ناکام ہو جاتی ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی فیلئر ہو جاتا ہے ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ ناکامی کیوں ہوئی, اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا, یہ پوری دنیا میں پوچھا جاتا ہے, تو یہ بالکل ایک جائز تنقید ہے. یہ ہو سکتی ہے, کی جانی چاہیے. انڈیا میں کرتا ہے میڈیا, دنیا بھر کا میڈیا اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کے اوپر تنقید بھی کرتا ہے, تو یہ بالکل جائز تنقید ہے. اور اگر ملٹری جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے, اس کی قیادت کی جو پالیسی ہے اس کے تحت ظلم, جبر اور فسطائیت ہو, انسانی حقوق کی پامالیاں ہو, مینڈیٹ کا احترام نہ ہو اور پورا الیکشن چوری کر دیا جائے تو تنقید کی جائے, تو بالکل جائز تنقید ہے. جبری گمشدگیوں کے اوپر اگر آپ تنقید کرتے ہیں اداروں پہ, فوج پہ, پولیس پہ, کسی پہ بھی, بالکل جائز تنقید ہے. جعلی مقدمات اور گرفتاریاں کی جائیں لوگوں کی اور اس پہ تنقید کی جائے تو بالکل جائز تنقید ہے. بار بار جو کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے, ٹاؤٹس کے ذریعے جو دھمکیاں لگائی جاتی ہیں پاکستانیوں کو یا بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو, تو یہ اس کے اوپر جب تنقید کرتا ہے سوشل میڈیا تو جائز تنقید کرتا ہے. ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو قید میں ڈالا ہوا ہے اور جعلی مقدمات اس کے اوپر ایک کے بعد ایک بنائے گئے ہیں, 200 کے قریب مقدمات ہیں, تو وہاں اگر تنقید ہوتی ہے تو جائز تنقید ہوتی ہے. معیشت کی تباہی, امن و امان کی تباہی, عوام میں مایوسی, اب یہ سارے جو ہے وہ پالیسی کا حصہ ہے. پالیسی خراب ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ان چیزوں پہ جب تنقید کرتے ہیں لوگ تو بالکل جائز تنقید کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جنید اکبر صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے باپ دادا نہیں ہیں, میں آپ پر تنقید کروں گا. بات ٹھیک ہے, یعنی احترام تو اپنے باپ دادا کا کیا جاتا نا, اداروں کا احترام نہیں ہوتا. اداروں کے ساتھ جو ہے وہ کام چلتا ہے. احترام تو بزرگوں کا کیا جاتا ہے, احترام تو باپ دادا کا کیا جاتا ہے. یہ جنید اکبر نے بات ٹھیک کی ہے. اداروں کا احترام نہیں ہوتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ قانون کے مطابق چلتے ہیں کہ ادارے جب ٹھیک کام کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک کام کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ انہیں شاباش نہ بھی دیں تو آپ ان کو پے کر رہے ہیں نا. پوری قوم جو ہے وہ ٹیکس دے رہی ہے, اس میں سے تنخواہیں کٹ رہی ہیں, اس کے اندر سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان کے اوپر. اگر یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو یہ اس کے پیسے لے رہے ہیں, احسان نہیں کر رہے. ہاں اگر یہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ پھر قوم نشاندہی کر سکتی ہے, سوشل میڈیا نشاندہی کر سکتا ہے. تو یہ جو احترام کا رشتہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ جو رشتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی اپنی ڈیوٹی اور اپنا اپنا کام کریں. اور یعنی دنیا بھر کے ملکوں میں کوئی احترام کا رشتہ اداروں کا اور عوام کا نہیں ہوتا, ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی, سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں. احترام کا رشتہ کیا ہوتا ہے, وہ تو اپنے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے, بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا یہ تو ہے ایک طرح کی تنقید جو میرے خیال میں بالکل جائز ہے. اس تنقید کے اوپر سب کو تکلیف ہوتی ہے.
यानी ये तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, ये बिल्कुल जायज़ तनकीद है। जो नाजायज़ तनकीद है ना, जो नहीं होनी चाहिए, वो क्या है? वो है ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर हमले, निजी नौयत के मामलात को उठाना, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासतदानों के साथ किया जाए, चाहे ये सियासतदानों या सोशल मीडिया की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट या इदारों के खिलाफ किया जाए। ये दोनों तरफ से घटिया और गंदा काम है। मैं कभी ज़िंदगी में इसका हिस्सा नहीं बना, लेकिन मैं हमेशा इसकी मजम्मत करता हूँ और ये काम नहीं होना चाहिए। ये काम शुरू हुआ था बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें जब एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने मिलकर फेंकी, तब भी ये काम चल रहा था। जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ एक घटिया तरीन कंपेन चलाई गई, तब भी ये काम चल रहा था। तो ये काम बहुत चलता रहा है और एस्टेब्लिशमेंट इसका हिस्सा रही है। अभी हालिया जो एक वाकया है, इद्दत वाला केस, बड़ा घटिया और गलीज केस है, ये भी उसकी एक मिसाल है। जो खवातीन को घसीटा गया, सड़कों पे मारा गया, उन पे तशद्दुद किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस तरह उनको घरों से अगवा किया गया, उठाया गया, ये सारी चीज़ें भी उसी तौहीन के ज़ुमरे में आती हैं जो निजी ज़िंदगी में या आप ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर आप अटैक करते हैं। ये सारी वो चीज़ें। दूसरी तरफ जो है वो इस चीज़ का जवाब देते हुए सोशल मीडिया के अंदर सारे लोग नहीं, चंद लोग, वो बड़ा घटिया एक प्रोपेगेंडा करते हैं और अजीबोगरीब किस्म की तस्वीरें और वीडियोस बना के डाल देते हैं। अब वो जो है वो भी एक निजी नौयत का हमला है, वो भी इंतहाई काबिल मुसम्मत है। लेकिन वो लोग उन अकाउंट्स के ऊपर जब तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं जनाब क्योंकि हमारे घरों के अंदर घुस रहे हैं तो हम सोशल मीडिया पर भी तनकीद ना करें। तो ये दो तरफा सिलसिला है। ऊपर वाला भी दो तरफा था, वो जायज़ था, वो तनकीद बिल्कुल जायज़ है। लेकिन यहां पे जो दो तरफा सिलसिला है, ये दोनों तरफ ही गलत है। इसको दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। ये घटिया काम है और फिलफोर बंद करना चाहिए। इदारों की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से भी बंद होना चाहिए, सोशल मीडिया की जानिब से भी बंद होना चाहिए, ताकि इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। सबको जितना भी हो, सबको चाहिए कि इसको कंडेम करें कि आप खवातीन को, फैमिलीज़ को, इनको महफूज रखें। चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की फैमिलियाँ हैं, आम वर्कर्स की फैमिलियाँ हैं, सियासी जमात के लोगों की फैमिलियाँ हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की फैमिली है, या किसी फौजी जर्नैल की फैमिली है, या किसी ब्यूरोक्रेट की फैमिली है, या किसी बड़े सियासतदान या हुक्मरान की फैमिली है। सबकी इज्जत सांझी होती है और सबको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। लिहाजा इस मौके पे सीज फायर होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। जबकि पहले वाली तनकीद जो मैंने आपको कही वो बड़ी जायज़ है, हौसला अफजा है, पाकिस्तान को आगे यही तनकीद लेकर जाएगी और सब अपनी अपनी आईनी और कानूनी हुदूद में आएंगे उस तनकीद के बाद। नाज़रीन, 9 मई का जो बयानिया था उसको दोबारा से टाकी शाकी मारी जा रही है और उस बयानिए को फिर से तैयार किया जा रहा है और इसमें 2 साल की नाकामियों के बाद बदतरीन इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं। ना उनका सर है, ना उनका पाँव है। अदालतों के अंदर जलील होती रही है पुलिस और इंतज़ामिया, कोई चीज़ें वो प्रूफ नहीं कर सके। और अब 2 साल के बाद जो है वो कोशिश की जा रही है कि अदालतों का कंधा इस्तेमाल करके इन लोगों को सजाएं दिलवाई जाएं। इसमें जो है वो जुनैद अकबर साहब का एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि हम अपना पेट काट कर सिक्योरिटी इदारों पर लगाते हैं। इदारे हमारी हिफाजत के बजाय किसी और काम में पड़ गए हैं। इनका काम हुकूमतें बनाना और गिराना नहीं है। इनका काम ज़राअत, स्टॉक एक्सचेंज और दीगर काम नहीं है जो ये कर रहे हैं। और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने उसी का जिक्र किया है। यहाँ आलिया हमजा साहबा का भी एक स्टेटमेंट है, वो कहती हैं हमारे 9 मई से गिरफ्तार कारकुनान अभी तक जेल में हैं। नहायत अफसोस है कि इनकी जमानत के केस सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रही। कारकुनान की माओं बहनों को मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। मैं कहती हूँ इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर उल्टे सीधे मुकदमात लगातार बनाए गए हैं और बहुत सारे मुकदमात बनाए गए हैं। ज़्यादा मुकदमात जिनकी निगरानी में बनाए गए वो जनाब डीजी नैब इरफान बेग साहब थे। ये रिटायर हुए हैं हाल ही में और ख़बर यह है कि गुज़िश्ता माह रिटायर होने वाले साबिक डीजी नैब रावलपिंडी चेयरमैन नैब के मुशीर तैनात कर दिए गए हैं। मिर्ज़ा इरफान बेग का दौर इमरान खान की गिरफ्तारी, 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 केस, इस किस्म के केसेस की वजह से बड़ा हंगामा खेज रहा है। अब जनाब इनको जो है नवाज दिया गया फौरी तौर पे, इससे पहले कि इनका ज़मीर जाग जाता। नॉर्मली लोगों का रिटायर होने के बाद जब उन्हें वक्त मिलता है वो सोचते हैं तो उनका ज़मीर जागना शुरू हो जाता है। तो इससे पहले कि उनका ज़मीर जागता उन्हें नवाज दिया गया और उन्हें चेयरमैन नैब का मुशीर तैनात कर दिया गया। यानी अब नैब का जो चेयरमैन है उसका भी मुशीर होगा, उसको भी बताएगा आगे बंदा जनाब ये करना है और ये नहीं करना। भाई अगर उसने भी मुशीर रखना है वज़ीर आज़म की तरह तो ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर।
बहरहाल चेयरमैन नैब का मुशीर आ गया और ये वो बंदा है जिसने इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े केसेस बनाए थे, तो इसको फौरी तौर पे रिटायरमेंट के बाद नवाज दिया गया है। बलूचिस्तान की सूरत हाल नादरीन, गुलजारी बलोच साहिबा जो कि मारंग बलोच साहिबा की साथी हैं, कुछ इतलात के मुताबिक एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है, उन्हें भी अगवा कर लिया गया है। और वीडियो के अंदर जो खवातीन की सहमी हुई आवाज़ें आ रही हैं इंतहाई तशवीशनाक है, अफसोसनाक है, तकलीफ दे है। सीमीदीन बलोच साहिबा ने भी एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान तकरीबन सारा का सारा इस वक्त लॉकडाउन में गया हुआ है। रात के वक्त आप पूरे बलूचिस्तान में ट्रैवल नहीं कर सकते। शाहराहों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों का कब्जा है और बहुत सारे इजला जो है उनमें अमली तौर पे हुकूमत की रेट काम नहीं कर रही है। वहां के सहाफ़ी बता रहे हैं कोयटा के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज बंद है। कोयटा के दरवाजे पे एहतजाज करने वाले लोग बैठे, उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा और वहां पे इतनी बड़ी नफरी खड़ी कर दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि कुछ तसादुम की सूरत में जानी नुकसान भी हो सकता है। अख्तर मेंगल साहब वहां पे डट के बैठे हैं कि जनाब मैं तो अपने लोगों को लेकर जाऊंगा, खवातीन को आज़ाद करवाऊंगा। सिमीदीन बलोच साहिबा कहती हैं जिन्हें आज़ाद कर दिया गया, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था कराची में एहतजाज के दौरान। पिछले दिनों मेरे गांव में एक ही खानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इन लोगों को घरों से उठाया गया, पहले 4 को कत्ल किया गया, फिर बाकियों के बाजार में इश्तिहारात लगाए गए कि वो आर्मी कैंप से फरार हो गए। यानी 4 पहले कत्ल हो गए और फिर ये इश्तिहारात लगाए गए कि आर्मी कैंप से वो फरार हो गए। बाकी के लोग 7 लोग जो है और चंद दिन बाद इनकी लाशें भी मिली। आइन और कानून में रहते हुए हम एक ही मुतालबा करते हैं कि बदअमनी ख़त्म की जाए। अब आप ये देखें, ये 6 अप्रैल 2025 का स्टेटमेंट है सीमीदीन बलोच का। ये कितना अफसोसनाक स्टेटमेंट है नादरीन। जो काटलिंग हमला है उस हवाले से भी कुछ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसी हमले के हवाले से स्वात से एक MNA हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई कौमी असम्बली में, सलीमुर रहमान साहब। उन्होंने काटलिंग हमले, जो ड्रोन हमला हुआ था उस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा, जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि हमने आज तक सुना था कि अमेरिका पाकिस्तान में ड्रोन हमले करता है, लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क में हमारे अपनों ने ही ड्रोन हमला करके बेगुनाह लोग मार दिए हैं। ये नहायत अफसोसनाक है। देखें, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब को पता चला इस मामले में तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो ये कहेंगे कि ये जो काटलिंग का ड्रोन हमला है इसकी इंक्वायरी की जाए। अब जो एक एनी शाहिद बच कर आया है उसका स्टेटमेंट है मेरे पास, वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये कहता है कि हमने नमाज पढ़ी तो मैं पानी लेने गया, जब आधे रास्ते पहुंच गया तो एक धमाका हुआ और आग लगी। जब वहां गया तो चचा आग की लपेट में था। भाइयों बच्चों को साइड पर किया, इतने में चचा पर एक और ड्रोन हुआ और फिर भाई बच्चों पर भी हुआ। अब ये ऐनी शाहिद बता रहा है कि ड्रोन के साथ अटैक किया गया है और ये वो बंदा बता रहा है जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है सच। इसका एक चचा है, कहता जी उसको टारगेट किया, भाइयों को और बच्चों को भी टारगेट किया, खवातीन भी टारगेट हो गई। अब मासूम शहरियों का ड्रोन हमले में जो जानी नुकसान हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है। अगर ये मामला इमरान खान साहब के सामने जाता है तो वो ज़रूर इसके ऊपर ना सिर्फ आवाज़ उठाएंगे बल्कि वो ये चाहेंगे कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसके ऊपर अगर मुकदमा दर्ज करना पड़े तो मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए। ये नॉर्मल चीज़ है मुकदमा दर्ज हो जाना, ताकि तहकीकात आगे बढ़ें। अब देखें ना, मुकदमा हो भी गया तो बेचारा एक DPO एक RPO क्या करेगा। ये पूरा निज़ाम ही जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेके हुए है। जब तक आप तमाम इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक अदलिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आज़ाद नहीं होंगे, अपने आज़ाद फैसले नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे निज़ाम इंसाफ काम नहीं करेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को नादरीन बार बार लॉन्च किया जाता है और इतनी मरतबा लॉन्च किया जाता है कि उनके अंदर लावा पाट रहा है मियाँ साहब के अंदर। मियाँ साहब जो है उनके दिल में बड़े राज हैं। मियाँ साहब निकलेंगे तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। अभी मियाँ साहब तूफ़ानी दौरे करने लगे हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अब मियाँ साहब बलूचिस्तान का रुख करेंगे और बलूचिस्तान के हालात को ठीक कर देंगे। मियाँ साहब पहले अपने हालात ठीक कर लें। पूरे पाकिस्तान की अनाउंसमेंट करके, मियाँ साहब को रीलॉन्च करने की अनाउंसमेंट करके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाब दिखा के मियाँ साहब को कहाँ पहुँचाया जा रहा है खामोशी से? लंदन। मियाँ साहब की जो मंजिल है वो लंदन है। अब ना खैबर पख्तूनख्वा तो ना बलूचिस्तान और ना इवन लाहौर, और यास्मीन राशिद वाला हल्का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब आप 10 दफ़ा धांधली कर लें, यास्मीन राशिद आपको 10 दफ़ा रहेंगी वहां से, क्योंकि मैं उस हल्के में रहता रहा हूं।
میرا وہاں پہ گھر تھا اور میرے دادا کا بھی وہاں پہ گھر تھا اور میں اس حلقے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میاں صاحب آپ بڑے مقبول تھے، بڑے مضبوط تھے، آپ کی کھٹیا کھڑی ہو گئی وہاں پہ۔ آپ کا ووٹر اب یاسمین راشد کے ووٹر کی مقدار میں بہت کم ہے، ان کے مقابلے میں آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے وہاں پہ۔ اب لوگ آپ سے اب پیار نہیں کرتے، لوگ آپ کو ایک کمپرومائزڈ سیاستدان کے طور پہ دیکھتے ہیں جس نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اپنی بیٹی اور اپنے بھائی کے لیے اقتدار کی بھیک مانگی ہے اور اس کے بدلے میں بوٹ کو عزت دی ہے، ووٹ کو عزت دینے کی بجائے۔ اچھا، ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ شاید شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز پہلے بیلاروس جائیں گے اور پھر لندن جائیں گے۔ تو پارٹی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں بار بار کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، ری لانچ ہو رہے ہیں، پھر سے میاں صاحب لانچ ہونے لگے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پھر میاں صاحب برطانیہ۔ میاں صاحب نے اب اگر سیاست کرنی ہے تو برطانیہ میں جا کے کرنی ہے، کیونکہ برطانیہ میں سیاست نہیں کرنی پڑتی، وہاں سازش کرنی پڑتی ہے۔ میاں صاحب اب سیاست نہیں کریں گے، اب وہ صرف سازش کریں گے، کیونکہ برطانیہ میں جب بھی میاں صاحب پہنچے ہیں تو میاں صاحب نے یہاں سے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی سازش ہی کی ہے۔ اب وہ واپس برطانیہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی سازش کا پلان کریں گے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن میاں صاحب کی جو سیاسی حیثیت ہے پاکستان میں وہ ختم ہو چکی ہے اور وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ عوام کو فیس ہی نہیں کر سکتے، عوام کے سامنے جا ہی نہیں سکتے۔ عرفان صدیقی صاحب نے ایک چیز کنفرم کی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بات ان کی ٹھیک ہے عرفان صدیقی صاحب کی۔ وہ یہ کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کہ یہ جو نہروں والا معاملہ ہے نا، جو نہریں بنائی جا رہی ہیں دریائے سندھ پہ، اس پہ انہوں نے کہا صدر زرداری نے 6 کینالز کی منظوری خود دی ہے اور اس کے منٹس موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ابتدائی طور پر کینالز کے معاملے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب سندھ میں قوم پرست جماعتوں نے آواز اٹھائی اور پی ٹی آئی نے بھی آواز اٹھائی تو پھر پیپلز پارٹی کو اپنے ووٹ بینک کی وجہ سے متحرک ہونا پڑا۔ بہت سارے لوگ جو پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی اعتراض نہیں ہے، زرداری فیملی کو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، بلاول کو بھی، زرداری، آصف زرداری کو، آصفہ کو، زرداری فیملی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو بھٹو فیملی ہے وہ تو ویسے ہی ابھی سیاست کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، بھٹو فیملی کا ایک لڑکا اب سیاست میں آ رہا ہے، ذوالفقار بھٹو جونیئر، اس کو لانچ کیا جا رہا ہے سیاست کے اندر۔ اب یہ بھٹو فیملی ہو یا زرداری فیملی ہو، انہوں نے اگلے الیکشن میں جو سندھ کے بیچارے غریب کسان ہیں ان کو یہ کہہ کر بیوقوف بنانا ہے کہ ہم آپ کی نہروں کے لیے، آپ کے پانی کے لیے لڑ رہے ہیں، حالانکہ جو زرداری خاندان ہے اس نے وہاں پہ نہروں کا سودا کر دیا ہے، اور بھٹو خاندان نے ہمیشہ اسی طرح استحصال کیا ہے سندھ کے ہاریوں کا، سندھ کے کسانوں کا اور سندھ کے لوگوں کا، کہ ان کو جذباتی کر کے سندھو کے نام کے اوپر، دریا کے نام کے اوپر، پانی کے نام کے اوپر ہمیشہ ان کے ووٹ بعض اوقات چوری کیے، اور جب ان سے لیے تو ان کے حقوق کبھی بھی ادا نہیں کیے۔ جو لوگ بیچارے سیلاب میں جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے ان کو انہوں نے آج تک کچھ نہیں دیا، ان کا پیسہ کھا گئے ہیں۔ یعنی اتنی کرپشن ہے وہاں پہ سندھ کے اندر کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے اوپر جو پیسہ لگنا تھا وہ ان کے اوپر لگا ہی نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور بلاول دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، اب یہ نہروں کے اوپر جناب ووٹ مانگیں گے عوام سے کہ جناب ہم نہروں کو روکیں گے، آپ ہمیں وفاقی حکومت میں لے جائیں۔ زرداری خاندان اب یہ کہہ کر ووٹ مانگے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سندھ کے لوگ بار بار اور اتنی دفعہ یوں بیوقوف بنتے جائیں گے۔ میں ان کو ملا ہوں، وہ بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں، وہاں پہ ابھی پوری طرح سے جو ہے وہ شعور کا جن بوتل سے باہر نہیں آیا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں بھی بات چل پڑی ہے اب، اور یہ بات آگے بڑھے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔